आज का टॉपिक है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को राजनीति विज्ञान का पिता भी कहते हैं। उसका जन्म 84 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के स्टेजिया में हुआ था। उसके जो पिता थे वो मैसेडोनिया के किंग, उसके पितामह एमडेंस के मित्र भी थे और चिकित्सक थे। अरिस्टो की एक बुक थी द पॉलिटिक्स। उसमें वो बताता है कि जो प्लेटो था वो राजनीति और नैतिकता को एक साथ जोड़े रखता था, लेकिन जो एरिस्टोटल था उसने राजनीति और नैतिकता को अलग कर दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि जो राजनीति में जो द पॉलिटिक्स है वो बहुत ही बहुमूल्य निधि है, क्योंकि उसी से पता चला था कि राजनीति अलग है और नैतिकता अलग है। एरिस्टोटल ने काफ़ी सारी थ्योरीज भी दी हैं। उसमें थ्योरी ऑफ स्टेट है, वो प्लेटो भी इसी पर बात करता था कि जो प्लेटो था और जो एरिस्टोटल है वो दोनों सोफिस्ट वर्ग के लोग थे। तो वो ये कहते थे कि जो स्टेट है वो समझौते से प्राप्त हुआ है, लेकिन एरिस्टोटल कहता था कि ये समझौते से प्राप्त नहीं हुआ है। वैसे ही प्लेटो भी कहता था कि ये समझौते से प्राप्त नहीं हुआ है। वो ये कहता था जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है और उसकी ही भावनाओं का, उसी के स्वभाव से ही राज का भी विकास हुआ है। एरिस्टोटल का कहना था कि जो राज का जन्म है वो एक विकास से हुआ है। राज का जन्म विकास से हुआ है और राज खुद में एक बहुत ही बहुमूल्य संस्था है, जिसमें रहकर ही मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। जहाँ प्लेटो का मानना था कि परिवार नहीं होना चाहिए, वहीं एरिस्टोटल ये कहता है कि परिवार होना चाहिए, क्योंकि परिवार होगा तो जब बहुत सारे परिवार जुड़ेंगे तब एक समाज बनेगा, जब बहुत सारे समाज जुड़ेंगे तब ग्राम बनता है और जब बहुत सारे ग्राम बनते हैं तब जाकर हमारा राज बनता है। तो वैसे ही फिर वो ये बताता है कि फिर वो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देता है। थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देता है। वो बताता है कि जो एरिस्टोटल है उसने 158 कॉन्स्टिट्यूशनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, इसीलिए उसे तुलनात्मक विधि का भी पिता कहा जाता है। वो ये कहता है कि जो शासन होगा वो एक व्यक्ति द्वारा होगा तो वो राजतंत्र कहलाएगा, लेकिन वही शासन जब विकृत रूप ले लेता है तो वो निरंकुश हो जाता है। फिर वो कहता है कि जब वही शासन फिर अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति करेगा तो वो कुलीन तंत्र होगा, फिर उसके बाद वही विकृत रूप हो जाएगा तो वो धनिक तंत्र हो जाएगा। फिर बहुत लोगों के द्वारा जो शासन किया जाएगा जो अच्छा होगा तो वो बहु तंत्र होगा, और वही जब विकृत रूप ले लेगा तो वो भीड़ तंत्र हो जाएगा। इस तरह फिर वो बात करता है, शिक्षा की थ्योरी देता है। वो शिक्षा का सिद्धांत देता है। उसने अपनी शिक्षा के सिद्धांत को 3 भागों में डिवाइड किया है। वो ये कहता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो हमें उसके खाने पीने से रिलेटेड जो उसका फर्स्ट सोपान है तो वो उसमें ये बताता है। उसको भी उसने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। वो ये कहता है कि एक श्वसन अवस्था होती है, एक 5 वर्ष की अवस्था होती है, फिर एक 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की अवस्था होती है। उसमें बच्चे पर कोई जोर नहीं दिया जाएगा, उसमें बच्चे को सिर्फ खाना पीना सिखाया जाएगा, उसमें उसको उठना बैठना सिखाया जाएगा, उसमें उसको खेल कूद सिखाई जाएगी, उसके ऊपर कोई शिक्षा का बोझ नहीं डाला जाएगा उससे उसका शारीरिक जो उत्थान है वो ना हो पाए। उसके बाद सेकंड सोपान है, उसमें वो ये बताता है कि 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक बच्चे को संगीत की शिक्षा दी जाएगी, और जो व्यायाम की शिक्षा होगी वो बहुत मिनिमम होगी। वो बहुत ही बड़ी व्यायाम नहीं करवाएगा, वो एक मिनिमम कुशल कूद, खेल कूद ऐसी शिक्षा होगी व्यायाम की। फिर उसका थर्ड सोपान होता है, तो फिर वो इसमें ये बताता है कि जो थर्ड सोपान है उसमें वो 2 कैटेगरी बताता है। वो ये कहता है कि 14 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक वो पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, संगीत, व्यायाम, एनीथिंग सब कुछ सीखेगा, लेकिन जो 17 से लेकर 21 वर्ष यानी कि जो 4 साल होते हैं उसमें वो ये बताता है कि इसमें उन्हें सैनिक शिक्षा दी जाएगी। इसमें वो बहुत ही अच्छी व्यायाम सीखेंगे जिससे उनकी बॉडी बहुत ही अच्छे से बिल्ड हो जाए। उसके बाद वो दास्ता का भी सिद्धांत देता है। वो नागरिकता